हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑडियो वीडियो बता देंगे, ऑडियो वीडियो सही है। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑडियो वीडियो बता देंगे, ऑडियो वीडियो सही है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे। यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं, आपको मिलते हैं नोट्स भी, एक विज्ञान से 100+ मॉक टेस्ट। एंड ये रहा हमारा कोड। यदि आप इसको यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है। और बाकी हमने सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ हमने डिस्कस कर लिया था, बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और उस दिन हमने डिस्कस किया था। कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कल हमारे यहाँ बिल्कुल लाइट नहीं थी, तो इस रीजन की वजह से शायद मैं इस बार संडे को बात कर लूंगी। तो संडे को आपकी क्लास यदि हो गई तो ठीक है। और मुता मैरिज हमने डिस्कस कर लिया था, क्या होती है मुता मैरिज। जस्ट टेम्परेरी मैरिज होती है, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट होती है। ठीक है। और जल्दी से बता देंगे कौन कौन क्लास में आ चुका है, एक बार बता देंगे, फिर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज हम डाइवोर्स बाय अंडर मुस्लिम लॉ जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। भूमिका जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है। चलो, बाकी भी आ जाइए जल्दी से। ठीक है। गुड मॉर्निंग जतेव जी। हर्षा जी, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद आए आप। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। डाइवोर्स अंडर द मुस्लिम लॉ हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने मैरिज डिस्कस किया था कि मुस्लिम लॉ में मैरिज क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज होता है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा वर्कलोड था, कोई बात नहीं। ठीक है। चलो, तो मुस्लिम लॉ में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज होता होता है, और जब उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो तोड़ा जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, उसको हम डाइवोर्स कहते हैं, उसको हम तलाक कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाय द हस्बैंड एट हस्बैंड कि कौन सा तलाक, कौन कौन से ऐसे टाइप ऑफ तलाक है जो कि हस्बैंड के द्वारा जो है वो अपनी उसकी इच्छा के अनुसार जो है वो दिए जाते हैं। सबसे पहले तलाकुल सुन्नत, तलाकुल विद्दत, इला और जिहाद। ठीक है। तलाकुल उल सुन्नत, तलाक उल विद्दत और तलाक इला और जिहाद। और दूसरा, बाय द वाइफ अंडर द पावर टू पावर डेलीगेटेड टू हर, तलाक उल तिफ़्फ़त। ठीक है। तफदीद कि वाइफ के द्वारा जो है वो दिया जाता है, लेकिन पावर जो है वो डिसाइड डेलीगेट की जाती है किसके द्वारा, हस्बैंड के द्वारा। कि हस्बैंड के द्वारा ही पावर डेलीगेट की जा रही है वाइफ को कि आप जो है वो तलाक ले सकते हो। ठीक है। कौन सा है, तलाक अ तफदीद। ठीक है, तफवीड। फिर है आपका थर्ड टाइप ऑफ तलाक, जो कि म्यूचुअल कंसेंट से होता है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, खुला मुबारक जिसे कहते हैं। और फिर आपका जुडिशियल डिक्री अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तलाक। ठीक है। जब भी आप मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं ना, तो उसमें डाइवोर्स वर्ड को यूज कम किया जाता है, तलाक वर्ड को जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है। तो तलाक क्या होता है, मुस्लिम लॉ में तलाक इज अ टर्म जो कि डिनोट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवोर्सेस की, अलग अलग तरह के तलाक को जो है वो बताता है, डिनोट करता है। फर्स्ट वन तलाक विच इज यूज टू डिनोट रेपुडिएशन बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द हस्बैंड। ठीक है। कि पहला तलाक जिसका उपयोग जो है वो पति के द्वारा और उसकी ओर से खंडन को निरूपित करने के लिए जो है वो किया जाता है, यानी कि सबसे फर्स्ट टाइप है जो कि हस्बैंड के द्वारा किया जाता है। तलाक रजई को हम रिवोकेबल डाइवोर्स कहते हैं, और तलाक उल वैन को जो है वो हम, तलाक ए वैन को हम इररिवोकेबल डाइवोर्स जो है वो कहते हैं। एनी मोहम्मदन हु इज ऑफ साउंड माइंड, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि मोहम्मदन है
और साथ ही साथ जो है वो क्या है, साउंड माइंड है। हैज अटेन प्यूबरिटी मे डाइवोर्स हिज वाइफ विदाउट एनी कॉज, ये बोला है कि जो कि अपनी अटेन कर चुका है क्या, एज ऑफ प्यूबरिटी, वह बिना किसी कारण से पत्नी को तलाक दे सकता है, यानी कि बिना किसी रीजन के वो खुद से डाइवोर्स दे सकता है। अंडर द सुन्नी लॉ ये कहा जाता है कि तलाक अंडर कंपल्शन, यानी कि जब सुन्नी लॉ में कहा गया है कि यदि तलाक जो है वो आपका कंपल्शन और इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन का क्या मतलब है, नशे की हालत में दिया जाता है, और किसी की कंपल्शन में, किसी ने उसको जोर जबरदस्ती कहा कि तलाक दे दो या उससे आप तलाक ले लो, तो अंडर कंपल्शन और इंटॉक्सिकेशन यदि या फ्रॉड से जो है वो यदि आप तलाक लेते हो तो ऑल्सो वैलिड है, बट शिया लॉ में क्या है, वॉइड है। सुन्नी लॉ में क्या बोला है, तलाक यदि कंपल्सन से लिया जा रहा है, इंटॉक्सिकेशन से लिया जा रहा है, फ्रॉड से लिया जा रहा है, तो ये क्या है आपका वैलिड है, लेकिन व्हाट वॉइड है कहां पर, शिया लॉ में। ठीक है, तलाक कुड भी ऑरल भी हो सकता है, यानी कि स्पोकन वर्ड्स में भी हो सकता है, और रिटन में भी तलाक नामा भी जो है वो लिख के दे सकते हो। ठीक है, तलाक कुड भी ऑरल और रिटन। ठीक है, ऑरल में स्पोकन वर्ड्स एंड राइटिंग में तलाक नामा। ऑरल तलाक एक्सप्रेस वर्ड विद द नेम ऑफ वाइफ, की ऑरल तलाक जहां पर आप क्या कर रहे हो, अपनी पत्नी का नाम ले रहे हो, और ओनली द वर्ड तलाक इन फ्रंट ऑफ फैमिली काउंसिल विदाउट द नेम ऑफ वाइफ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट तलाक। यहां पर बोला कि ऑरल तलाक में क्या होता है कि जब मतलब पति जो है वो पत्नी का नाम लेता है, नाम के 4 शब्दों को व्यक्त करता है, बिना पत्नी के नाम से जो है वो परिवार परिषद के सामने केवल तलाक शब्द का इस्तेमाल करना तलाक नहीं है, पत्नी के नाम से जो है वो तलाक कहना पत्नी की अनुपस्थिति में भी क्या है, वैध तलाक जो है वो माना जाता है। ठीक है, समझ आ गया। और तलाकनामा क्या होता है कि ये आपका ऑरल नहीं होता, एक रिटन फॉर्म में होता है, जस्ट वो रिकॉर्ड के तौर पर जो है वो रखा जाता है, रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट होते हैं, जो कि ऑरल तलाक में जो है वो मुंह से बोले जाते हैं, वर्बली बोले जाते हैं, तलाकनामा में रिटन में होते हैं। कोई भी स्पेसिफाइड फॉर्म जो है नेसेसरी नहीं है कि आप तलाकनामा लिखोगे तो कोई इस पर्टिकुलर फॉर्म को जो है वो आपको यूज करना है या उसको अपनाना है। ठीक है, सुन्नी लॉ में बोला तलाक वेदर चाहे ऑरल है चाहे राइटिंग। ठीक है, कि वेदर यदि ऑरल है तलाक या आपका राइटिंग में है, मे बी मेड अंडर विदाउट विटनेस, कि ये गवाहों के बिना जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, सुन्नी लॉ देखो हमारे ना 2 ग्रुप हैं, एक शिया और सुन्नी। उस समय में भी क्या है, मुस्लिम लॉ भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। शिया लॉ जो है वो इसको मानते हैं, सुन्नी मतलब कुछ तरह के चेंजेस जो है वो है। जिस तरह से आपका सुन्नी लॉ में बोला कि तलाक चाहे वो ऑरल है चाहे राइटिंग में है, वो विदाउट विटनेस भी जो है वो किया जा सकता है। सच तलाक इज वैलिड अंडर द सुन्नी लॉ, और इस तरह का तलाक जो है वो सुन्नी लॉ के तहत वैध है। और इफ हस्बैंड, ठीक है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट करता है डीड मेनॉर्टिंग द लेडी whom he has divorced एंड द नेम ऑफ द राइटर। यहां पर बोला कि अगर पति जिस महिला को उसने तलाक दिया है और लेखक के नाम का उल्लेख करते हुए भी विलेख को ठीक से निष्पादित करता है, और यह बिना किसी इरादे के वैध तलाक का गठन करता है। यदि विलेख को ठीक से लिखा है और संबोधित नहीं किया गया है तो सामग्री स्पष्ट रूप से जो है वो, यानी कि कंटेंट जो है वो आपके क्लियर नहीं है, तो इंटेंशन ऑफ डाइवोर्स जो है वो आपको प्रूव करनी पड़ेगी। समझ आ गया, समझ आ गया। ठीक है, कहीं भी किसी को डाउट होगा तो बता देना। देखो बोला है सुन्नी लॉ में, बोले चाहे हमने अभी भी डिस्कस किया कि आपका तलाक आपका रिटर्न में भी हो सकता है, आप तलाकनामा भी लिखवा सकते हैं, ऑरल में भी हो सकता है। तो यहां पर बोला सुन्नी लॉ में कि तलाक भले ही ऑरल हो चाहे रिटर्न में हो, विदाउट विटनेस भी किया जा सकता है, बट सच तलाक जो है वो आपका वैलिड होगा अंडर द सुन्नी लॉ इफ यदि हस्बैंड क्या करता है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट करता है डीड, ठीक है, उस लेडी के नाम से जिसके साथ वो डाइवोर्स लेना चाहता है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है वैलिड। ठीक है, विदाउट एनी रिगार्ड टू इंटेंशन। लेकिन ठीक है, यानी कि उसको यदि आपने लिखित रूप में दिया है तो इंटेंशन नहीं देखी जाएगी, उसको वैलिड ही कंसिडर किया जाएगा। लेकिन
यदि डीड जो है वो प्रॉपरली तरीके से नहीं बनाई गई है, प्रॉपरली तरीके से एड्रेस उसमें मेंशन नहीं है, कंटेंट जो है उसमें क्लियरली तरीके से मेंशन नहीं है, तो इंटेंशन देखी जाएगी पार्टीज की, जो हस्बैंड है उसकी इंटेंशन देखी जाएगी डाइवोर्स को जो है वो प्रूव करने के लिए। और यहां पर बोला कि वेयर ए हस्बैंड सेंड अ लेटर टू द वाइफ डिक्लेयरिंग तलाक और विदाउट मेकिंग अ प्रोक्लेमेशन ऑफ तलाक थ्राइस। यहां पर बोला कि जहां एक पति जो है वो 3 बार तलाक की घोषणा किए बिना तलाक को घोषणा करते हुए जो है वो पत्नी को एक पत्र भेजता है और तलाक को एक वैध जो है नहीं माना जा सकता। ठीक है, द तलाक वॉज हेल्ड टू बी नॉट वैलिड बट वेयर द हस्बैंड वेंट टू द काजी। यहां पर बोला कि सिंपल सा, यहां पर हमने समझा सुन्नी लॉ में चाहे रिटन में हो चाहे ऑरल में हो, विदाउट विटनेस हो, ये और तब भी जो है वो क्या हो जाता है, आपका तलाक हो जाता है। लेकिन बोला कि सच तलाक ये वैलिड होता है अंडर द सुन्नी लॉ, लेकिन यदि हस्बैंड क्या करे, एग्जीक्यूट करे एक प्रॉपर तलाकनामा डीड जो है वो बना रहा है, उसमें उस लेडी का नाम लिख रहा है, ठीक है, उसको वैलिड डाइवोर्स जो है वो कहेंगे। लेकिन उसमें इंटेंशन को प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन यदि प्रॉपरली तरीके से डीड नहीं बनाई गई है तो वहां पर इंटेंशन टू डाइवोर्स जो है वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। और यदि बोला कि, एक मिनट, ठीक है, और फिर बोला कि वेयर हस्बैंड, यहां पर बोला कि यहां जब कहां पर कभी क्या ऐसा हो कि हस्बैंड जो है 3 बार तलाक की घोषणा करता है, तलाक की घोषणा किए बिना भी जो है वो पत्नी को एक लेटर भेजता है, ठीक है, एक लेटर जो है वो भेजता है, उसको उस तलाक को जो है वो वैध नहीं माना जाता। लेकिन वहीं पर पति जो है वो कहां पर जाता है, काजी के पास जाता है, और पत्नी की अनुपस्थिति में भी, अब्सेंस ऑफ वाइफ भी यदि क्या करता है, वो तलाकनामा प्रिपेयर कर लेता है और उसको ड्यूली एग्जीक्यूट करवाता है, तो इसको हम वैलिड डाइवोर्स कहेंगे। ठीक है, इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, और ये तभी से जो डाइवोर्स माना जाएगा जिस दिन जो है वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा गया। ठीक है, और भले ही उस पत्नी को सूचित किया गया या नहीं किया गया, लेकिन फिर भी जो है वो आपका ये वैलिड डाइवोर्स रहेगा। यहां तक बताया, समझ आ गया? ठीक है, यहां तक समझ आ गया? रेखा जी, हर्षा जी, सबको? देखो, अंडर ये तो था हमने सुन्नी लॉ में किया, अंडर द शिया लॉ में क्या बोला है? अंडर द शिया लॉ अ तलाक मस्ट बी प्रोनाउंस्ड ऑरली इन द प्रेजेंस ऑफ द टू कॉम्पिटेंट विटनेस। कि शिया कानून के तहत जो है वो 2 समक्ष गवाहों की उपस्थिति में मौखिक रूप से तलाक जो है वो सुनाया जाना चाहिए, और तलाक कम्युनिकेटेड इन द राइटिंग इज नॉट अ वैलिड। ठीक है, कि यहां पर बोला कि लिखित में दिया गया तलाक इसमें वैध नहीं है, और अनलेस द हस्बैंड इज फिजिकली इनकेपेबल टू प्रोनाउंसिंग इट ऑरली, कि जब तक कि पति जो है वो मौखिक रूप से उसका उच्चारण करने में शारीरिक रूप से समर्थ नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? यहां पर बोला कि जो शिया लॉ है उसमें जब भी तलाक को प्रोनाउंस किया जाता है, डाइवोर्स को प्रोनाउंस किया जा रहा है, तो वहां पर ऑरली तरीके से, ऑरली वर्बली जो है वो सुनाया गया हो तलाक, और उसमें 2 कॉम्पिटेंट विटनेस भी चाहिए। ठीक है, उसमें 2 कॉम्पिटेंट विटनेस भी चाहिए, और सिंपल सा आप राइटिंग में दे रहे हो तो ये आपका वैलिड नहीं होगा। राइटिंग के साथ साथ आपको वर्बली तौर पर बोलना भी पड़ेगा, ऑरली तरीके से आप प्रोनाउंस भी करोगे। अब फॉर्म ऑफ तलाक हम डिस्कस करेंगे। तो तलाकुल सुन्नत में क्या होता है? ठीक है, तलाकुल सुन्नत में क्या होता है? तलाक विच इज सेंक्शन बाय द सुन्नत। सुन्नत माने ट्रेडिशन ले डाउन बाय द प्रॉफिट मोहम्मद, जो भी प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा ट्रेडिशंस दिए गए थे, ठीक है, विच डील विद द सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, जो कि मुस्लिम कानून के स्रोतों द्वारा में निपटाई गई थी। तलाक हैज विच इज सेंक्शन बाय द सुन्नत, यहां पर बोला तलाक जो कि सुन्नत द्वारा स्वीकृत है। In both type of talaqul sunnat, Hasan or Hasan, 3 month for of waiting time is present before the talaq is irrevocable. कि तलाक से पहले 3 महीने का इंतजार जो है वो समय में मौजूद है। सिंपल सा कि तलाकुल सुन्नत में तलाक विच इज सेंक्शन बाय द सुन्नत, एक ऐसा फॉर्म ऑफ तलाक है जो कि सेंक्शन किया जाता है बाय द सुन्नत। सुन्नत मतलब कि एक ऐसी ट्रेडिशन जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा जो है वो ले डाउन करे जाते हैं, or deal in the source of Muslim law in both type of तलाक उल सुन्नत, हसन और हसन। ठीक है, दोनों ही हसन और हसन में
3 मंथ का जो है वो वेट किया जाता है, ठीक है। और तलाक हसन में क्या होता है, तलाक हसन इज अ बेस्ट है और वेरी प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक है। यहाँ पर 3 कंडीशन जो है वो होती है। सबसे पहले हस्बैंड मेक अ सिंगल प्रोनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स, कि पति जो है वो तलाक की एक सिंगल प्रोनाउंसमेंट करेगा। दूसरा कि एक एक प्रोनाउंसमेंट तब होगी जब वुमेन जो है वो नॉट मेंस्ट्रुइंग पीरियड, मतलब कि वो मासिक धर्म में जो है वो नहीं हो, यानी कि जो प्रोनाउंस किया जाएगा ड्यूरिंग द टूहर पीरियड, ठीक है, टूहर में। और हस्बैंड अब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम द पीरियड ऑफ इद्दत इन 90 डेज, ठीक है। आफ्टर इद्दत डाइवोर्स बिकम इररेवोकेबल। और पति जो इद्दत की अवधि के 90 डेज में जो है वो कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स उनके बीच में ना हुआ हो, ठीक है। ये है आपका हसन फॉर्म ऑफ तलाक। और यदि मैरिज आपकी कॉन्सुमेटेड ही नहीं हुई है तो प्रोनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स जो है वो एनी टाइम दिया जा सकता है। और इफ वाइफ इज बियॉन्ड द एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और ये अभी तक जो है वो या तो वाइफ जो है वो बियॉन्ड द एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, तो कंडीशन ऑफ मेकिंग प्रोनाउंसमेंट ड्यूरिंग टू हर इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये आपकी जो कंडीशन है ना कि प्रोनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स किया जाएगा, तलाक किया जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ तुहर, तो ड्यूरिंग द तुहर ये आपकी एप्लीकेबल नहीं होगी। Also, this condition is pronouncing during tuhar period is for the oral divorce and this does not apply on the written divorce, ठीक है। तुहर की अवधि के दौरान जो है वो आचरण करने की एक शर्त मौखिक तलाक के लिए है और ये लिखित तलाक पर जो है वो लागू नहीं होगा। फिर आपका प्रोनाउंसमेंट कैन बी रिवोक, कि प्रोनाउंसमेंट को रिवोक किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड। कोहैबिटेशन इज एन इम्प्लाइड रिवोकेशन। कोहैबिटेशन क्या है, एक आपका इम्प्लाइड रिवोकेशन है तलाक हसन। हसन मीन्स गुड, हसन का क्या मतलब होता है, गुड। सो दिस इज द प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक। तो ये क्या है, आपका प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक है। एंड तुहर 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 पीरियड क्या होता है कि एक जैसे 3 मंथ होता है, ठीक है। 3 मंथ में जब एक महिला जो है वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में नहीं होती है उसको हम तुहर कहते हैं, ठीक है। ये होता है तुहर। तो 3 महीने सिंपल सा आपको याद रखना, 3 महीने मतलब प्रोनाउंस किया जाएगा सिंगल। आज एक मंथ में एक बार प्रोनाउंस कर दिया तलाक, दूसरे मंथ में दूसरी बार, तीसरे मंथ में तीसरी बार, 90 डेज का पीरियड रहता है। लेकिन सिंगल वन प्रोनाउंसमेंट से लेकर एंड प्रोनाउंसमेंट 3 महीने के अंदर उनके बीच में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यदि मैरिज वैसे ही कॉन्सुमेटेड नहीं हुई है तो प्रोनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स जो है वो एनी टाइम किया जा सकता है। और यदि वाइफ जो है वो बियॉन्ड द एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन है तो कंडीशन ऑफ मेकिंग प्रोनाउंसमेंट ड्यूरिंग टूहर इज नॉट एप्लीकेबल, कि उसमें एप्लीकेबल नहीं है। ऑल्सो द कंडीशन ऑफ प्रोनाउंसिंग टूहर पीरियड एज ऑरल डाइवोर्स एंड दिस इज नॉट अप्लाई टू द रिटन डाइवोर्स, ठीक है। अब है आपका प्रोनाउंसमेंट कैन बी रिवोक। जो प्रोनाउंसमेंट है उसको रिवोक, रिवोक का मतलब कि 3 बार प्रोनाउंस करना ना, हमने कहा कि 3 महीने में एक एक बार जो है वो प्रोनाउंस किया गया, सिंग तुहर के टाइम में जो है वो एक एक बार प्रोनाउंस किया गया। तो बोला प्रोनाउंसमेंट को हम रिवोक कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं ड्यूरिंग इद्दत पीरियड। कोहैबिटेशन इज एन इम्प्लाइड रिवोकेशन, और यदि कोहैबिटेशन हो जाता है उनके बीच में तो ये इम्प्लाइड रिवोकेशन होती है। और आपका नेक्स्ट फॉर्म है आपका, अब हमने हसन कर लिया, ये आपका तलाक हसन है। हसन माने गुड। दिस इज अ फॉर्म, दिस इज अ प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक, इसलिए इसको प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक जो है वो कहते हैं। देयर आर द 3 प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक मेड ड्यूरिंग द सक्सेसिव तुहर, कि लगातार तुहर के दौरान जो है वो तलाक 3 घोषणाएं जो है वो की जाती है। और देयर मस्ट बी अब्सटेंस फ्रॉम सेक्सुअल और इंटरकोर्स अंटिल द थर्ड प्रोनाउंसमेंट, कि यहाँ पर बोला है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द थर्ड पीरियड, थर्ड तुहर पीरियड, जो कि तो तीसरी बार प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमने अभी भी डिस्कस कर लिया। अब है आपका ट्रिपल तलाक, जो कि अभी क्या है, बैन है, ठीक है। यहाँ ठीक है, ट्रिपल तलाक यहाँ पर बोला तलाक उल विद्दत को हम ट्रिपल तलाक कहते हैं। विद्युत कम फ्रॉम विद्या, ठीक है। विद्युत जो है वो कहां से लिया गया, विद्या से लिया गया, इनोवेशन से लिया गया। विच मीन दिस फॉर्म ऑफ तलाक इज डिवाइस्ड लेटर, ठीक है। तलाक का यह रूप जो है वो बाद में तैयार किया गया था। एंड दिस फॉर्म ऑफ तलाक इज फॉर द इंस्टेंट डाइवोर्स, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ तलाक को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंट डाइवोर्स कहते हैं। एंड इट इज एन इररेवोकेबल फॉर्म ऑफ डाइवोर्स, इसको हम इररेवोकेबल फॉर्म ऑफ डाइवोर्स जो है वो कहते हैं।
इफ द हस्बैंड अटर द वर्ड तलाक, यहां पर बोला यदि हस्बैंड जो है, पति जो है वो 3 बार मौखिक रूप में जो है वो 3 बार तलाक तलाक जो है वो प्रोनाउंस करता है, चाहे ऑरली में, चाहे रिटन में, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो देन वुड हैव लीगली डाइवोर्स हर वाइफ। ठीक है, तो क्या होता था कि लीगली डाइवोर्स दे दिया जाता था वाइफ को। ठीक है, और ये बैन है कहां पर, इस्लामिक नेशन ऑफ द वर्ल्ड में, और इन इंडिया ऑल्सो इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुन्नी स्कूल। ठीक है, और उसके बाद एक शायरा बानो केस आया वर्सेस इंडियन ऑफ इंडिया, 2017 का मामला था, बहुत बड़ा लंबा, यानी कि पुराना केस नहीं, लेटेस्ट है थोड़ा। तो इसमें जो है वो ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्लेयर कर दिया कि आप सिंपल सा 3 बार तलाक बोल रहे हो, चाहे आप फोन कॉल में बोल रहे हो, चाहे आप रिटर्न में लिख रहे हो, चाहे ऑरली से बोल रहे हो, तो क्या होगा, क्या वो तलाक हो जाएगा? हस्बैंड वाइफ के रिलेशन जो है वो टूट जाएंगे इतना जल्दी? क्या इतना आसान है तलाक लेना? ठीक है, तो पहले ऐसा होता था कि 3 बार जो है तलाक दे दिया तो डाइवोर्स जो है वो मान लिया जाता था। तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्लेयर करा गया सुप्रीम कोर्ट ने इन शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का मामला है। तो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज ऑन राइट ऑन मैरिज एक्ट आया 2019 का, जिसमें क्रिमिनलाइज कर दिया ट्रिपल तलाक को। ठीक है, 3 तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया कि 3 ईयर ऑफ पनिशमेंट फॉर हस्बैंड। ठीक है, और ये इसमें ये भी बोल दिया कि यदि इस तरह का यदि कोई पर्सन जो है वो प्रोनाउंस करता है तो उसको 3 साल तक जो कि सजा का प्रावधान है। और शॉर्ट कमिंग ऑफ द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ ऑन मैरिज एक्ट 2019। ठीक है, और ये शॉर्ट कमिंग यानी कि मुस्लिम महिला अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की कमियां जो है वो इसमें देखने को मिली। क्रिमिनलाइज कर दिया इसकी प्रैक्टिस को। ये जो आपका बिल आया था, यानी कि जो एक्ट बना 2019 का, जिसमें मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन राइट ऑन मैरिज एक्ट बनाया 2019 का, जिसमें क्रिमिनलाइज करते हैं। हाँ, बैन हो जाना चाहिए था, क्रिमिनलाइज करना तो चलो वो तो कि जिस टाइम जो है वो लेजिस्लेशन को जो ठीक लगा, विधायिका को जो ठीक लगा है वो किया है, तो क्रिमिनलाइज कर दिया है इस प्रैक्टिस को। तो यहां पर बोला कि विल एंड टू क्रिमिनलाइज अ लॉ सिंस द कंसेप्ट ऑफ मैरिज इज ऑफ द सिविल नेचर, कि विधेयक जो है वो एक कानून को अपराध बनाता है क्योंकि विवाह की अवधारणा नागरिक प्रगति की है। डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, यहां पर बोला कि मुस्लिम मैन विल बी प्रोसिक्यूटेड even without agreement of the wife due to the declaration of illegality, and 3 year from the 3 year jail term for a husband, particularly when in no other religion is there such punishment for the uttering 3 words। ठीक है, यहाँ पर बोला डिस्क्रिमिनेटरी नेचर था कि मुस्लिम वुमेन और मैन के बीच में ये डिस्क्रिमिनेशन को बता रहा था कहीं ना कहीं, कि 3 बार जो है वो आप जो प्रोनाउंस कर दे रहे हो, 3 बार जो है वो तलाक बोल देने से क्या होगा, तलाक हो जाएगा। तो इसके लिए बोला 3 साल की सजा को जो है वो बरकरार रखा। रिमूवल ऑफ जुडिशियल फोर्स ओवरसाइट की मेकिंग द ऑफेंस कॉन्गनीजेबल। ठीक है, कि अपराध की संज्ञेय बनाते हुए जो है वो पुलिस के पास अदालत की अनुमति के बिना जो है वो पति को गिरफ्तार करने का अधिकार है। और फिर है आपका कस्टडी एंड अलायंस की सेक्शन 3 डिक्लेयर करता है तलाक जो है क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, इम्प्लाइंग दैट इट कैन नॉट रिजल्ट इन डाइवोर्स येट द विल गोज on the discussed post-divorce matter. Since talaq has been declared illegally void, or the husband-wife relation still persist. यहाँ पर बोला कि सेक्शन 3 के अनुसार जो है वो तलाक को शून्य घोषित किया जाता है, जिसका अर्थ है इसका मतलब है कि इससे तलाक जो है वो नहीं हो सकता। फिर वे विधायक जो है वो तलाक के बाद के मामलों पर जो है वो चर्चा करता है, चूंकि तलाक को अवैध रूप से जो है वो शून्य घोषित किया गया है, इसलिए पति या पत्नी का रिश्ता अभी भी जो है वो बना हुआ है। और फिफ्थ ऑप्शन है वर्चुअल शटिंग ऑफ द डोर ऑन एनी पॉसिबल फॉर द रिकंसिलेशन। ठीक है, अब है आपका इला इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स है। इसमें क्या होता है कि हस्बैंड वर्ब्स ऑफ अब्सिस्टेंस and if he keep in the vow for the 4 month wife and get the right to seek a judicial divorce, this type of divorce is almost obstacle nowadays,
यहाँ पर बोला कि ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स है, इसमें जो है वो पति संयम की प्रतिज्ञा करता है, यानी और वो जो है वो 4 मंथ तक, ठीक है, 4 मंथ तक जो है वो पत्नी को न्यायिक तलाक मांगने का अधिकार जो है वो मिलता है, यानी कि 4 मंथ तक हस्बैंड जो है वो वाइफ से अलग अलग रहता है, और यहाँ पर 4 मंथ के बाद जो है वो वाइफ क्या कर सकती है, डाइवोर्स ले सकती है। लॉ की बुक क्या करनी है आपको? हम्म। थ्योरी के लिए बुक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, थ्योरी के लिए बुक लेने की जरूरत नहीं है, सब नोट्स जो है वो सफिशिएंट है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है थ्योरी के लिए, ठीक है। पेपर 2 लॉ के लिए, ठीक है, पेपर 1 का मेरे को, पेपर 1 की यदि आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, थ्योरी के लिए लेने की बुक जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप जो है वो लेना चाहते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, तो एक भावना शर्मा की बुक आती है, ठीक है, जिसमें पीवाईक्यू जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, भावना शर्मा की एक बुक है जिसमें 10 मॉक टेस्ट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, तो ये आप ना देख लेना। 2023 की एक 6th एडिशन निकला है, वाइट्समैन पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। 2004 से लेकर 2023 तक के कंप्लीट क्वेश्चन है इसमें। चलो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जिहार। जिहार एक इनकोहेट डाइवोर्स होता है, तलाक जो है जिहार जो है तलाक का एक रूप है। और इफ हस्बैंड यदि कंपेयर करे अपनी वाइफ के साथ टू एनी ऑफ हिज फीमेल रिलेशनशिप विद इन सच प्रोहिबिटेड डिग्री रेंडर, देखो ये कि सिंपल सा है कि यदि हस्बैंड जो है कंपेयर कर रहा है अपनी पत्नी को अपनी बहन के साथ कंपेयर कर रहा है, अपनी मदर के साथ कंपेयर कर रहा है, मतलब उस ऐसे रिलेशन के साथ कंपेयर कर रहा है जिनसे शादी वो नहीं कर सकता, जो कि प्रोहिबिटेड है, ठीक है, जिनसे शादी करना जो है वो प्रोहिबिटेड है। तो यहां पर बोला इफ हस्बैंड यदि कंपेयर करता है अपनी वाइफ को एनी ऑफ हिज फीमेल रिलेशन विद इन सच प्रोहिबिटेड डिग्री एज रेंडर्ड मैरिज और विद सच पर्सन एज अनलॉफुल, तो उस तो मतलब जिसके साथ शादी करना क्या है, अनलॉफुल माना गया है, गैर कानूनी माना गया है, तो पत्नी को जो है वो उस तब तक हटने का अधिकार है, यानी कि यहाँ पर वाइफ जो है वो अप्लाई कर सकती है जुडिशियल डाइवोर्स के लिए, ठीक है, जिहार में ये बोला गया। और तलाक तफदीद क्या होता है, तो यहाँ पर बोला कि यहाँ पर हस्बैंड क्या करता है, खुद से डेलीगेट करता है पावर, किसको, वाइफ को, ये बोलता है कि यदि तुम तलाक लेना चाहती हो तो ले सकती हो, या थर्ड पर्सन को जो है डेलीगेट कर देता है कि पति जो है वो तलाक देने की अपनी शक्ति किसी तीसरे व्यक्ति या अपनी पत्नी को जो है वो सौंप सकता है, ठीक है। हस्बैंड कैन डेलीगेट हिज पावर ऑफ गिविंग तलाक टू सम थर्ड पर्सन और हिज वाइफ, ठीक है। द पावर could be delegated absolutely और conditionally और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और परमानेंटली के लिए जो है वो डेलीगेट किया जा सकता है। टेम्परेरी डेलीगेशन इज इरेवोकेबल, टेम्परेरी डेलीगेशन जो है इरेवोकेबल है, बट परमानेंट डेलीगेशन जो है वो रिवोक किया जा सकता है, रिवोकेबल है। और एग्रीमेंट मेड चाहे बोला है कि एग्रीमेंट बनाया जाए, चाहे आइदर आपका बिफोर मैरिज बनाया जाए या आफ्टर मैरिज बनाया जाए अंडर द सर्टेन कंडीशन के साथ, तो वाइफ कैन प्रोनाउंस कर सकती है डाइवोर्स अपॉन हिम हरसेल्फ एज अ वैलिड provided the condition are reasonable and not opposed to the policy of Mohammedan law, ठीक है। और एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ बाय विच द हस्बैंड ऑथराइज, यहाँ पर बोला ये जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, यानी कि डाइवोर्स का कोई एग्रीमेंट हो रहा है, तो वहां पर हस्बैंड ऑथराइज करता है वाइफ को कि तुम डाइवोर्स लो, यानी कि खुद से जो है वो पावर को डेलीगेट करता है अपनी वाइफ को, कि यहाँ पर पति अपनी पत्नी को उसकी सहमति के बिना जो है वो दूसरी शादी
करने की स्थिति में जो है वो खुद को उससे तलाक लेने के लिए अधिकृत करता है, यानी कि खुद से कहता है कि आप जो है वो मेरे से तलाक ले सकते हैं, ठीक है। और द पावर इज डेलीगेटेड फ्रॉम हस्बैंड, सो तलाक अ तफदील सो इज अ फॉर्म ऑफ तलाक डाइवोर्स बाय द हस्बैंड बाय द वाइफ, ठीक है। इट ऑपरेट द लॉ एज तलाक ऑफ वाइफ और बाय द हस्बैंड। नेक्स्ट है आपका खुला एंड मुबारक, जिसको हम म्यूचुअल डाइवोर्स जो है वो कहते हैं, ठीक है। खुला एंड मुबारक, यहां तक सबको समझ आ रहा है। खुला एंड मुबारक जिसको हम म्यूचुअल कंसेंट ऑफ डाइवोर्स जो है वो कहते हैं, म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स जो है वो कहते हैं। यहां पर बोला कि व्हेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो क्या करना चाहते हैं, अपनी मैरिज को डिसॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। जहां पर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही अपनी मैरिज को डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो उसको म्यूचुअल कंसेंट से जो डाइवोर्स दिया जाता है उसको हम खुला एंड मुबारक कहते हैं। तो खुला और खुला इज अ डाइवोर्स विद द कंसेंट, खुला और खुला डिसॉल्व, हाँ, ठीक है। तो खुला और खुला इज अ डाइवोर्स एक ऐसा फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है जो कि म्यूचुअल कंसेंट से जो है वो लिया जाता है, ठीक है। और खुला इज अ रिडम्पशन लिटरेरी मीन टू ले डाउन, ठीक है। यहां पर बोला खुला या छुटकारे का शाब्दिक अर्थ है ले, या कानून में इसका अर्थ है कि पति द्वारा अपनी पत्नी पर अपने अधिकार और अधिकारों को निर्धारित करना। A law, it means laying down by the husband of his right and authority over his wife, ठीक है। यहां पर बोला कि एक पति द्वारा जो है वो अपनी पत्नी पर अपने अधिकार या अधिकार को जो है वो निर्धारित किया जाता है म्यूचुअल कंसेंट से। अब देखो एसेंशियल फीचर क्या है खुला के, तो यहां पर बोला कि देयर इज अ ऑफर, यहां पर डाइवोर्स का ऑफर किसके द्वारा दिया जाता है, वाइफ के द्वारा जो है वो दिया जाता है, पत्नी की ओर से जो है वो डाइवोर्स का ऑफर जो है वो दिया जाता है। ऑफर accompanied by some consideration और compensation by the wife, ठीक है। कि पत्नी जो द्वारा कुछ विचार या मुआवजे के साथ जो है वो प्रस्ताव, ठीक है। To the husband in a lien of her release from the marital bond, ठीक है। कि पत्नी के द्वारा जो विचार रखा जाता है कि मेरे को मतलब या कंपनसेशन जो है वो मांगा जाता है, क्यों कि हस्बैंड मैं तभी जो है वो आपको डाइवोर्स दूंगी यदि आप मेरे को मेटीरियल जो भी मैटरनल, ठीक है, मैरिटल बॉन्ड है, यानी कि जो भी शादी से रिलेटेड बंधन है उनकी रिहाई के बदले में पति से जो है वो मुआवजा मांगा जा सकता है। कौन मांगेगी, पत्नी मांगेगी। ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द हस्बैंड, और यहाँ पर ऑफर एक्सेप्ट किया जाना चाहिए हस्बैंड के द्वारा, और वंस एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो ये ऑपरेट करता है सिंगल इररेवोकेबल डाइवोर्स, ठीक है। कि ऐसा इररेवोकेबल डाइवोर्स जिसको रिवोक जो है वो नहीं किया जाता, अपरिवर्तनीय तलाक का रूप जो है वो माना जाता है। मुबारक, मुबारक में क्या होता है या मुबारक में क्या होता है, लाइक अ खुला मुबारक इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डाइवोर्स, ठीक है। कि मुबारक क्या है, ऑल्सो फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है, वेयर द वाइफ इज डिसॉल्व बाय एग्रीमेंट, ठीक है। जहां पर बोला है जो मैरिज होती है वो डिसॉल्व करी जाती है बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट खुला, ठीक है। यहाँ पर बोला खुला और मुबारक में ये डिफरेंस होता है कि खुला में डाइवोर्स के बारे में जो प्रपोज किया जाता है वो वाइफ के द्वारा दिया जाता है, वाइफ के द्वारा कंपनसेशन भी मांगा जाता है खुला में। लेकिन मुबारक में बोला है कि दोनों के बीच में यही अंतर होता है कि खुला में जो डाइवोर्स मांगा जाता है वो वाइफ के द्वारा मांगा जाता है कि वो चाहती है कि वो सेपरेट होना चाहती है, लेकिन मुबारक में जो है वो म्यूचुअल कंसेंट दोनों पार्टी से की डिजायर से जो है वो सेपरेट हुआ जाता है, ठीक है। बोला लाइक एज अ खुला इन मुबारक द वाइफ इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी कंपनसेशन। खुला के विपरीत जो है वो मुबारक में, खुला में होता है ना कि डाइवोर्स तो मांगा जा रहा है पत्नी के द्वारा, साथ साथ मेंटेनेंस या आपका कंपनसेशन भी मांगा जाता है, लेकिन मुबारक में जो है वो पत्नी को कोई मुआवजा देने की शक्ति नहीं है, ठीक है, देने की आवश्यकता नहीं है। मुबारक में द ऑफर इन अ मुबारक डाइवोर्स may proceed from the wife, or it may proceed from the husband. Once what husband once accepted the dissolution is complete, it operate as a talaq when as in a case of खुला। यहाँ पर बोला लेकिन एक बार जो है वो स्वीकार किए जाने के बाद विघटन पूरा हो जाता है और खुला के मामले में तलाक के बैन के रूप में संचालित जो है किया जाता है। सिंपल सा देखो, खुला में हमने देखा कि ऑफर जो है वो वाइफ करती है
कि मैं डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, और मांगती भी कौन है, वाइफ है, कि मेरे को कंपनसेशन दो तभी मैं आपको अपने जो भी हमारे शादी के बंधन है उनसे मुक्त करूंगी, है ना। लेकिन मुबारक में क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही म्यूचुअल तरीके से जो है वो डाइवोर्स की मांग करते हैं। डिजायर उनकी होती है सेपरेट होने की, बोथ म्यूचुअल, ठीक है। और जुडिशियल डाइवोर्स अंडर सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 फॉलोइंग ग्राउंड्स दिए गए हैं विच थ्रू विच अ वुमन मैरिड अंडर द मुस्लिम लॉ कैन ऑब्टेन अ डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज, ठीक है। कि यहाँ पर सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में बोला है कि फॉलोइंग ग्राउंड्स दिए गए हैं जिन पर वुमेन जो है वो मैरिड करती है अंडर द मुस्लिम लॉ और ऑब्टेन कर सकती है डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन अंडर द मैरिज, ठीक है। यहाँ पर बोला है, ठीक है, कि यदि 4 वर्षों तक पति को कोई ठिकाना नहीं चल रहा है, यानी कि पता ही नहीं है कि कहाँ है, जिंदा है, मर गया, कुछ भी नहीं, ठीक है। और इस आधार पर जो है वो पारित एक डिग्री इस तरह के डिग्री की तरह जो है वो 6 महीने की अवधि के लिए प्रभावी नहीं होगी यदि पति जो अब उस अवधि के भीतर व्यक्तिगत रूप से आ जाता है या तो उसका एजेंट आ जाता है। अच्छा, लॉ पेपर का कैसे करें ये समझ नहीं आ रहा। देखो कि एक बार इन सभी ग्राउंड्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो बोला है कि हस्बैंड का 4 सालों तक पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। और हालांकि इस आधार पर जो है वो पारित डिग्री को 6 महीने के तहत जो है कि महीने के भीतर प्रभावी नहीं होगी, और यदि इस अवधि के दौरान जो है वो व्यक्तिगत रूप से या तो खुद ब खुद पर्सन आ जाता है या तो उसका कोई एजेंट आ जाता है, कोई ठिकाना पता चल जाता है कि वो जिंदा है, ठीक है, तब तो डाइवोर्स आपका नहीं होगा। लेकिन यदि नहीं पता चलता है तो वहां पर जुडिशियल डिग्री के द्वारा जो है वो आपको डाइवोर्स मिल सकता है। दूसरा, फेलियर ऑफ हस्बैंड टू प्रोवाइड मेंटेनेंस ऑफ वाइफ पीरियड ऑफ 2 ईयर, कि 2 सालों से जो है वो पति कोई खर्चा नहीं दे रहा है, तो भी क्या कर सकते हैं आप, जुडिशियल डाइवोर्स ले सकते हैं। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन हस्बैंड ऑफ फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर, ठीक है, पति को 7 वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा जो है दी जा सकती है। Failure without reasonable cause to perform material bound marital obligation फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर, ठीक है, 3 वर्षों के भीतर की अवधि के लिए वैवाहिक दायित्व को पूरा करने के लिए उचित कारण से विफलता के बिना जो है वो विफलता। इंपॉर्टेंस ऑफ हस्बैंड एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड कंटिन्यू, ठीक है, कि इम्पोर्टेंसी यानी कि नपुंसकता और जारी रहना जो है विवाह के समय पति को था, ठीक है। तो ये सब आपके ग्राउंड्स हैं जिन पर आप जुडिशियल डाइवोर्स ले सकते हो, और ठीक है। और इंसेनिटी थी हस्बैंड को फॉर द 2 ईयर, और दैट इज सफरिंग, वो लेप्रेसी और वनरेबल डिसीज, कोई भी ऐसा वनरेबल डिसीज उसको था जो कि अपनी पत्नी को भी जो है वो हो सकता है ना, कि कुछ बीमारियां होती हैं तो वो हो सकता था, या उसने रेपुडिएट करवा दिया मैरिज बाय द वाइफ, ठीक है। और दूसरा कि द हस्बैंड रिलेटेड टू ट्रीटिंग द वाइफ विद द क्रुएलिटी, यदि हस्बैंड जो है वो क्रुएलिटी कर रहा है, मारपीट कर रहा है अपनी पत्नी के साथ, हैबिचुअली असॉल्ट कर रहा है हर और मेक हर लाइफ मिजरेबल बाय द क्रुएलिटी ऑफ द कंडक्ट इवन इफ सच कंडक्ट डज नॉट अमाउंट टू द फिजिकल इल ट्रीटमेंट, आदतन उस पर हमला करता है या आचरण की क्रूरता से उसके जीवन को दुखी करता है, भले ही ऐसा आचरण जो है वो शारीरिक दुर्व्यवहार के बराबर हो। एसोसिएट विद द वुमेन ऑफ एबल रेपुडिएट और इनफेमस लाइफ, ठीक है, बुरी ख्याति और कुख्यात जीवन की महिलाओं के साथ जो है वो रहता है। अटेम्प्ट कर रहा है टू फोर्स हर टू लीड एज ए मॉरल लाइफ, ठीक है, उससे जो है वो अनैतिक जीवन जीने के लिए, है ना, कि कभी होता है कि मतलब हस्बैंड जो है वो खुद अपनी वाइफ को इस तरह की ठीक है उनसे जो है वो गलत गलत काम करवाते, तो अनैतिक जीवन जीने के लिए जो है वो मजबूर करा है। डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, और उसकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रहा है जिसका उसके पास राइट है, लीगल राइट है उस प्रॉपर्टी पर। ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है हर इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ हर रिलीजियस प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस, ठीक है, कि अपने धार्मिक पेशे या अभ्यास के पालन में जो है वो बाधा डालता है। ये बोला कि इफ ही हैज मोर वाइफ्स, यदि उसकी ज्यादा वाइफ है तो कि वो ट्रीट नहीं करता हर एक वाइफ को इक्वली,
कुरान में भी कहा गया है कि यदि आपकी 4 वाइफ आपको बोला गया है कि आप रख सकते हो, तो आपको सभी को इक्वल तरीके से ट्रीट करना है। एनी अदर ग्राउंड, और लेकिन आजकल के टाइम में किसी से एक नहीं संभलती है ना, कौन खर्चा करेगा इतना। शादियों का तो वैसे ही, चाहे हिंदू लॉ है चाहे मुस्लिम लॉ है, कोई गारंटी नहीं है, एक जस्ट टाइप ऑफ रिस्क रह गया है ना। चलो, तो एनी अदर ग्राउंड विच इज रिकॉग्नाइज एज अ वैलिड, ठीक है, कोई भी ऐसा ग्राउंड जिसको वैलिड रिकॉग्नाइज किया जाता है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए आपका एक ग्राउंड बन सकता है, ठीक है, कि ग्राउंड बन सकता है जिस पर आप जुडिशियल डाइवोर्स जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। इद्दत हमने कल डिस्कस कर लिया था, एक ऐसा पीरियड ऑफ प्रोहिबिशन जहां जो कि अप्लाई होता है वुमेन पर, कि इस पीरियड में जो है वो महिलाएं, हाँ, अब तो ऐसा टाइम है कि शादी करो ही मत, बिल्ली टेंशन कौन ले जिंदगी में, है ना। अच्छे भले कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और फिर अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, बाद में और टेंशन कौन लेगा। ठीक है, चलो। और पेपर 2 लॉ की तैयारी जो है वो कैसे करें, रुको, देखो, भूमिका जी सुनो, अभी हमने कर लिया है अपना जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिस्कस कर लिया है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ डिस्कस कर लिया है, यूनिट 4 हमने डिस्कस नहीं करी है, ठीक है। तो ठीक है, यूनिट 4 हमने डिस्कस नहीं करा है, यूनिट 5 भी हमने डिस्कस नहीं है, डायरेक्ट हम 7th पर पहुंच चुके हैं। तो हाँ, जरूरी थोड़ी ना है ना, चलो, लेकिन करनी पड़ती है समाज की नजरों में, है ना, समाज के डर से, कि फिर लोग लपड़ते हैं बोलने कि इतना टाइम हो गया पता नहीं शादी क्यों नहीं कर रहे, है ना। 100 चीजें होती हैं, सोसाइटी में रहना है तो सब कुछ देखना पड़ता है ना रेखा जी। चलो सुनो, बाकी बातें बाद में, मजाक से परे, ये सब तो चलो ऐसे ही है, लेकिन देखो भूमिका जी, देखो कि अभी हम ना थ्योरी को कर रहे हैं, मैंने आपको कहा कि आप एमसीक्यू की बुक ले सकते हैं, थ्योरी के लिए मत लेना, क्योंकि क्या होगा थ्योरी में भी, जब आप अपना कंपेंडियम लेते हैं ना पूरा, जो यूजीसी नेट का अरिहंत का है, उसमें भी बहुत अच्छे जो नोट्स नहीं दिए हैं, देखा होगा आपने, उसमें भी बहुत अच्छे से जो है वो नहीं दिया गया। यदि आप लेना चाहते हैं तो क्या कर लेना, एमसीक्यू की बुक ले लेना, ठीक है, जिसमें पीवाईक्यू है, ठीक है, लगभग 10 साल के जो है वो पीवाईक्यू होंगे, उसके अलावा आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना कर लोगे। और साथ ही साथ यदि पेपर 1 पर भी फोकस है, 50% भी पेपर 1 का निकाल लोगे, आराम से नेट निकल जाएगा, ठीक है, ज्यादा दिक्कत और परेशानी में आने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा थ्योरी को किस तरह से कवर करना है, यदि आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्लासेस होती हैं, अब कौन कवर करेगा, है ना, जनवरी के एंड से क्लासेस चली हैं, तो कौन कवर करेगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको नोट्स दिए हैं, प्रॉपर टॉपिक वाइज नोट्स अपलोड करे जाते हैं, और देखना कि जब भी प्रिंट निकालो ना, उससे पहले ना आप अपना खुद से देख लिया करो। कई बार क्या होता है कि हमें भी, जैसे मैंने एक क्लास का एक ही पीडीएफ बनाया, और तो हमें ये बोलते हैं कि आप इतनी क्लासेस का, मतलब यदि 7 क्लासेस हुई है एक यूनिट में, तो 7 ही पीडीएफ होने चाहिए, बल्कि कभी कभी क्या होता है टॉपिक बड़े होते हैं, तो ज्यादा टॉपिक होंगे, 2-3 क्लासेस में, कब मैं एक ही पीडीएफ को 2 बार भी अपलोड कर देती हूँ, क्यों, हाँ, नोट्स देख लो, ठीक है, तो उसमें पहले प्रिंट आउट निकलवाने से पहले नोट्स को खुद देख लिया करो, ठीक है। और बाकी यदि आपको लग रहा है कि आप इतनी ज्यादा क्लासेस को नहीं देख सकते, नोट्स को देख लो, 2x की स्पीड पर देख लेना, मैं बहुत ज्यादा जल्दी नहीं बोलती ना बहुत धीरे बोलती, तो यदि देख लेना, ठीक है, क्योंकि नोट्स आपके बहुत अच्छे हैं, ठीक है, जूरी स्टूडेंट्स में आपको लग भी सकता है थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन या बाकी यूनिट्स की काफी ज्यादा इजी 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 नोट्स, ठीक है। वैसे मतलब हर एक चीज को एक्सप्लेन किया गया है उसमें, थोड़े से लेंथी है, लेकिन आप क्लासेस नहीं भी देखोगे, नोट्स को भी देख लोगे, तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और ये आपकी यूनिट 7 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद हम यूनिट 8 कर लेंगे, 9 कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से जो है वो कवर कर लेंगे। और थोड़ा सा ना क्लासेस हमें थोड़ा ज्यादा दे देते, एक से ज्यादा दे देते तो फिर थोड़ा इजी हो जाता, बट कोई बात नहीं, ठीक है, भरोसा रखें। और बाकी यदि आपको कहीं और से भी एमसीक्यू मिल रहा है,
तो आप जो है वो ले सकते हैं, भरा पड़ा है सब कुछ, गूगल, इंटरनेट, सब कुछ। गूगल पर जाइएगा, यूजीसी नेट लॉ जो है वो सर्च करना, आपको ढेरों ही चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन अब आपने कोर्स लिया है, हाँ, सेट का यही सिलेबस रहता है, सेट का यही सिलेबस रहता है, नेट के मुकाबले सेट इजी आता है, सिलेबस यही रहता है, लेकिन इजी आता है वो, उसमें आप इजी तरीके से जो है वो क्लियर कर सकते हैं। देखो कि किसी किसी स्टेट में ही होता है सेट भी, है ना, सेट जो है वो पेपर टू लॉ का किसी किसी स्टेट में, जैसे हमारे स्टेट में नहीं है, ठीक है। हमारे नेट है, एक बार नेट क्लियर किया वो सेट सब कुछ कवर हो जाता है उसमें। चलो, ठीक है। इद्दत हमने कर लिया था तो इसको नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ इतना याद रख लेना कि डेथ के केस में 4 मंथ 10 डेज होता है, डाइवोर्स के केस में जो है वो आपका कितना रहता है कि या तो महिला प्रेग्नेंट है तो तब तक डिलीवरी नहीं हो जाती, या आपका ठीक है, मोर देन 3 मंथ तक जो है वो शादी नहीं कर सकती वो, ठीक है। तब तक उसका पीरियड जो है वो इद्दत पीरियड रहता है, ठीक है। इद्दत पीरियड कब स्टार्ट होता है, जैसे डेथ हो गई, डाइवोर्स हो गया, राइट क्या है ये हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। अब मेंटेनेंस के प्रोविजन डिस्कस कर रहे हैं, मेंटेनेंस अंडर एंड सेक्शन 125 सीआरपीसी, ठीक है। देखो हमें बोला गया है कि 15 मई तक जो है वो सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इतनी ही क्लासेस अलॉट हुई हैं, तो जब भी आप किसी के अंडर काम करते हैं तो वहां पर हमारी अपनी मनमर्जी नहीं चलती, ठीक है। हाँ हाँ, बाकी किसी भी स्टेट का जो है वो सेट दे सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, सेट। चलो, तो मेंटेनेंस के प्रोविजन डिस्कस कर लेते हैं। मेंटेनेंस एंड सेक्शन 125 सीआरपीसी अंडर द मुस्लिम लॉ, ठीक है। Muslim law not properly defined maintenance and its meaning has been inferred from the Hindu law, which provide that in all cases provision for the food, clothing, residence, education, medical attendance and treatment. एक मिनट, कल लाइट नहीं थी, कल क्लास नहीं हुई है आपकी, एक क्लास मेरी भी छूट गई और थोड़ा सा टाइम का भी लॉस हो गया। अब पता नहीं कि एक्स्ट्रा क्लास कब जैसे देते हैं ताकि आपकी रिकवर करी जा सके क्लासेस। चलो, मेंटेनेंस, तो यहां पर बोला कि मुस्लिम लॉ में प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं करा गया है कि मीनिंग क्या है मेंटेनेंस का, क्या कुछ चीजें मेंटेनेंस में इंक्लूड होंगी। तो यहाँ पर बोला इन ऑल केसेस में, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, ये सब जो है वो आपका मेडिकल मेंटेनेंस में इंक्लूड होता है। इन केस ऑफ अनमैरिड डॉटर, ठीक है, अनमैरिड डॉटर के केस में जो है वो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस हैं वो आपके मेंटेनेंस में आएंगे जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। Muslim law of maintenance may be discussed from the point of view of the person entitled to the maintenance such person are। यहां पर बोला कि भरण पोषण के मुस्लिम कानून पर जो है वो भरण पोषण के हकदार व्यक्तियों के दृष्टिकोण से जो है वो चर्चा की जा सकती है, और मेंटेनेंस जो है वो दिया जा सकता है किसको, वाइफ को, चिल्ड्रन को, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को एंड अदर रिलेशन को। अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम कल्चर द लायबिलिटी ऑफ हस्बैंड जो है वो प्रोवाइड करने की मेंटेनेंस वो तभी तक रहती है, ठीक है। यहां पर बोला कि जो पति का दायित्व रहता है कि पत्नी को सभी स्थितियों में जो है भरण पोषण प्रदान करें, भले ही वो खुद को बनाए रखने के लिए कैपेबल है या नहीं। बट इन केस ऑफ मेंटेनेंस टू चिल्ड्रन और पेरेंट्स और अदर रिलेशन, यहां पर कुछ भी नहीं दिया है इनके बारे में, ठीक है। इट गिव्स ओनली व्हेन दे आर नॉट एबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, ठीक है, कि उनको तभी मेंटेनेंस दिया जा सकता है जब तक वो खुद को मेंटेन करने में जो है सक्षम नहीं है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ जो है वो आपका डिवाइड करा गया है 4 पार्ट में, ठीक है, जहां पर ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज जो है वो दिया गया है, ठीक है, कि पत्नी को भरण पोषण को विवाह के दायित्व से जो है वो 4 भागों के तहत जो विभाजित किया जा सकता है। तो बोला हस्बैंड ऑब्लिगेशन, ये हस्बैंड की ऑब्लिगेशन है, क्या है, हस्बैंड की ऑब्लिगेशन है, दायित्व बनता है कि वाइफ को जो है वो क्या दिया जा सके, मेंटेनेंस जो है वो दिया जा सके। अपनी पत्नी को बनाए रखने के लिए पति का दायित्व है कि जब तक तब तक मौजूद रहता है जब तक कि पत्नी उसके प्रति वफादार रहती है, ठीक है, कि जब तक उसके प्रति जो है वो फेथफुल है और उसके सब कहना मान रही है
तब तक उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा, ठीक है। ये दिया है मुस्लिम लॉ में। हाउएवर वाइफ जो है वो आपकी क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस इफ ही शी डिसओबे हर हस्बैंड, यदि वो जो है वो पत्नी जो है वो अपनी पति की अवज्ञा करने पर जो है रख रखाव का दावा कर सकती है। हस्बैंड कीप कॉन्क्यूवाइन, की यहाँ पर बोला कि जहां पर पति जो है वो एक कॉन्क्यूवाइन रखता है, यानी कि मतलब ठीक है, यहां पर बोला कि हस्बैंड कीप अ कॉन्क्यूवाइन एंड हस्बैंड इज गिल्टी टू कमिट क्रुएलिटी, कि जहां पर जो है वो हस्बैंड क्रुएलिटी कमिट कर रहा है, ठीक है, उन केसेस में भी जो है वो वाइफ यदि डिसओबे भी कर रही है, पत्नी पति का कहना नहीं भी मान रही है, तब भी वो मेंटेनेंस के लिए जो है क्लेम कर सकती है। कॉन्क्यूबाइन का क्या मतलब है कि जब पति जो है वो किसी और औरत को अपने साथ जो है वो रख रहा, ठीक है, समझ आ गया। चलो, तो यहाँ पर बोला कि यदि इन इन केसेस में वाइफ जो है वो पति का कहना नहीं भी मान रही है, तब भी वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। यदि हस्बैंड जो है वो गिल्टी है, कि वो कमिट करता है क्रुएलिटी, यदि मैरिज कैन नॉट बी कॉन्सुमेटेड, यदि मैरिज जो आपकी कॉन्सुमेटेड नहीं हो पाई, क्यों, क्योंकि टुवर्ड हिज वाइफ इलनेस, ठीक है, कि पत्नी की बीमारी, विकृति या उसकी पूर्व अनुमति के बिना जो है वो उससे अनुपस्थिति, या पत्नी पति के अभी यौवन की आयु प्राप्त नहीं करी है, इसके कारण जो है वो अभी तक जो है वो आपकी मैरिज कॉन्सुमेटेड नहीं हो पाई है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द प्री नेपुटल एग्रीमेंट, ठीक है, प्री नेपुटल एग्रीमेंट का क्या मतलब है कि विवाह पूर्व समझौते के आधार पर, यदि पत्नी ने विवाह के अनुबंध से पहले ये शर्त रखी है, यदि पत्नी ने कंडीशन रख दी बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, इट दैट इन सो and so condition she would be entitled to live separately and can claim maintenance against the wife, against the husband। यदि बोला है कि पत्नी ने विवाह के अनुबंध से पहले शर्त रखी है कि ऐसी शर्तों में वो अलग रहने की हकदार होगी, यानी कि इन शर्तों को पूरा नहीं हुआ तो वो अलग रह सकती है, तो पत्नी से जो है वो गुजारा दावा जो है वो या गुजारा भत्ता जो है वो मांग सकती है। शर्त ये हो सकती है कि पति उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा, पति जो है वो दूसरी वाइफ नहीं लेके आएगा, या पत्नी जो है वो खर्चा ए पायदान नामक एक विशेष भत्ते की हकदार है, यदि विवाह से पूर्व कोई समझौता हुआ भी है तो। अली अकबर वर्सेस मस्त फातिमा के केस में ये बोला गया था, यहां पर बोला था कि खर्चा पायदा कितना मिलेगा, 25 रुपीज जो है वो मंथली मिलेगा, ये पहले की बात है, 1929 का मामला है, ठीक है। तो यहां पर बोला ऑन द बेसिस ऑफ प्री नेपुटल एग्रीमेंट, प्री नेपुटल एग्रीमेंट का क्या मतलब है, यदि पत्नी जो है वो पत्नी ने विवाह के अनुबंध से पहले कोई शर्त रखी है, तो वो उस शर्त के होते हुए भी यदि वो कहती है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं अलग रहूंगी, लेकिन फिर भी मैं खर्चा लूंगी, तो वो ले सकती है, ठीक है, तो वो ले सकती है। और शर्तें क्या क्या हो सकती हैं कि तुम जो है वो दूसरी वाइफ मत रखना, है ना, और पति जो है उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा, ठीक है। और हस्बैंड की लाइबिलिटी क्या है कि प्रोवाइड करना मेंटेनेंस टू द वाइफ हु इज डिवोर्स इज ओनली लिमिटेड ऑफ द टू द इद्दत पीरियड, कि तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता प्रदान करने का के लिए जो है पति का दायित्व केवल इद्दत अवधि तक जो है वो सीमित है। और अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी में ये बोला है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं पर्सन को कि आप मंथली अलाउंस दो मेंटेनेंस को इन फॉलोइंग पीपल इफ द कोर्ट गेट प्रूफ, यदि कोर्ट जो है वो कोर्ट में प्रूफ हो जाता है कि नेग्लेक्ट ऑफ पर्सन विद द सफिशिएंट मीन हु इज रिफ्यूजिंग टू मेंटेन, यहां पर बोला कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित लोगों के रखरखाव के लिए मासिक भत्ता देने का जो है वो आदेश दे सकता है, यदि अदालत को पर्याप्त साधनों वाले व्यक्ति की उपेक्षा का सबूत जो है वो मिलता है, जो कि रखरखाव करने से इनकार जो है वो कर रहा है। यदि वाइफ जो है वो खुद से क्या है अनेबल है कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती, है ना, और वैसे भी आपको पता है कि कोर्ट सब कुछ सिचुएशन देखता है, यदि पत्नी पढ़ी लिखी है, कमा सकती है तो कमाए,
है ना, तब वहां पर थोड़ी ना देखा जाता है। हाँ, आजकल जो है वो आप देख रहे हैं कि इन सब प्रोविजन का जो वाइफ को थोड़ा सा प्रोविजन दे दिया है, लड़कियों को प्रोविजन दे दिए हैं, लॉ जो है वो उनके फेवर में है, तो कहीं कहीं तो चलो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं मिसयूज भी इन चीजों का हो रहा है ना, क्योंकि हम एक लॉ स्टूडेंट है, हमें लड़कों की साइड से भी देखना है, लड़कियों की साइड से भी देखना है। कहीं कहीं तो चलो लड़कियों के साथ अत्याचार हो भी रहे हैं, और कभी कभी जो है वो लड़कियां मिसयूज भी कर रही हैं, है ना। एक कंसेप्ट है, चाहे आपका मुस्लिम लॉ ले लीजिए चाहे हिंदू लॉ ले लीजिए, है ना। और मुस्लिम लॉ में तो वैसे भी वुमेन्स को इतने राइट नहीं दिए गए हैं, लेकिन हिंदू लॉ में काफी दिए गए हैं। तो कई ऐसी फैमिलीज हैं जो कि अभी बहुत ज्यादा परेशान हैं इन सब चीजों से, लेकिन क्या किया जाए, है ना। तो मेंटेनेंस का, हाँ, फालतू में फंसा देती है, ठीक है। लेकिन मेंटेनेंस का, कभी आपने सुना होगा कि मैं ना एक बार शॉर्ट वीडियो देख रही थी, तो उसमें एक लड़का जो है वो कोचिंग में गया होता है, वो उस लड़की का देवर होता है। तो वो कहता है कि मैं पिछले 1 साल से कोचिंग में हूँ और मेरे घर में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, और पता भी होगा तो फोन कॉल्स के माध्यम से ही पता होगा, वैसे थोड़ी ना पता होगा। तो उस लड़की ने, उसकी भाभी ने क्या किया था, उस पर ऐसी केस लगा दिया कि उसने बदतमीजी करी है, बल्कि वो 1 साल से वो घर भी नहीं आया, ठीक है। वो हॉस्टल में रह रहा है, किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहा है। कई बार ऐसे केसेस जो है वो आपको देखने को मिले हैं जहां पर मिसयूज भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि फेवर भी, हम हर चीज की क्या होता है ना, जब जब राइट दिया जाता है जब जब ड्यूटी भी है, तो हर किसी चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है, ठीक है। चलो, तो अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी में बोला यदि वाइफ जो है वो अनेबल है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी में न केवल कि हिंदू मुस्लिम सब के लिए एक सेकुलर प्रोविजन दिए गए हैं, ठीक है, जो कि सभी के लिए है, ठीक है, जो कि किसी ऐसे रिलीजन पर बेस्ड नहीं है, सबके लिए सेम। लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड यदि मैरिड है और अनमैरिड बोथ है, अनेबल है यदि वो मेंटेन करने के लिए इटसेल्फ, और लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मेजर चाइल्ड with a physical or mental injury due to which he or she is unable to maintain itself married daughter not include, ठीक है। यहाँ पे मैरिड डॉटर इंक्लूड नहीं है, एक बार शादी होगी उसके बाद पिता की जिम्मेदारी नहीं है। फादर और मदर यदि ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, ठीक है, फादर और मदर हैं, वो अपने आप को मेंटेन करने में क्या है, असमर्थ है, तो वहां पर जो है वो इंटाइटल है, मेंटेनेंस ले सकते हैं। और मंथली अलाउंस कैन बी एनी अमाउंट एज अ मजिस्ट्रेट थिंक फिट until the proceeding under section 125 are and the court can also order interim maintenance during the proceeding, and also the expenses of the proceeding should be given under 60 days from the date of service of notice, ठीक है। कि मासिक भत्ता कोई भी राशि जो है वो हो सकती है जैसे कि मजिस्ट्रेट उचित समझता है। अंडर सेक्शन 125 के तहत जो है वो कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती है जब तक कि अदालत कार्यवाही के दौरान अंतरिम रख रखाव और कार्यवाही के खर्च का भी आदेश जो है वो दे सकती है। नोटिस के 60 डेज से, मतलब जिस दिन आप सर्विस ऑफ नोटिस होगा उससे 60 डेज के भीतर जो है वो दिया जाना चाहिए। सेक्शन 125 के सेकुलर प्रोविजन है, जो कि हमने अभी भी डिस्कस किया कि सेकुलर प्रोविजन है, किसी भी धर्म के लिए स्पेशल नहीं है, तो सबके लिए सेकुलर, जो कि मेंटेनेंस की बात करते हैं ऑल अक्रॉस द पर्सनल लॉ, ठीक है, सभी पर्सनल लॉ पर जो है वो अप्लाई करते हैं। अ वाइफ कैन नॉट क्लेम, यदि यहाँ पर बोला कि एक पत्नी जो है वो उस स्थिति में गुजारा भत्ता का दावा नहीं कर सकती जब तक कि वह अभिचार में जो है वो रह रही है, या वह जो किसी पर्याप्त के कारण जो है वो पति के साथ जो है रहने से इनकार कर देती है, ठीक है। और इफ शी रीमैरिज, यदि वो दूसरी शादी कर रही है आफ्टर डेट ऑफ डिवोर्स, so she cannot claim any such maintenance, and only any of these ground husband may apply for the cancellation of such maintenance order। यदि मेंटेनेंस ऑर्डर दे भी दिया है लेकिन बाद में प्रूफ हो जाता है कि वाइफ जो है वो अडल्ट्री कर रही है, यानी कि वाइफ कैन नॉट, यदि वाइफ जो क्लेम नहीं कर सकती यदि वो अडल्ट्री में रह रही है विदाउट सफिशिएंट रीजन, हस्बैंड से अलग अलग रह रही है या दूसरी शादी कर लेती है, तो तो मेंटेनेंस ऑर्डर जो है वो आपका कैंसिल भी किया जा सकता है। सेक्शन 125 सीआरपीसी में ये कहा गया है। और यदि हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो लिविंग रह रहे हैं, अलग अलग रह रही हैं, सेपरेटली रह रहे हैं, लिविंग सेपरेटली रह रहे हैं बाय द म्यूचुअल कंसेंट, तो इवन इन सिचुएशन
वाइफ इज नॉट एंटाइटल, तो इन सिचुएशन में वाइफ की इंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस के लिए। अंडर सेक्शन 125 ऑल्सो एक्सटेंड करता है, राइट देता है किसको, वुमेन को, मुस्लिम वुमेन को, कि आप रिसीव कर सकते हैं मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड, ठीक है। और अंडर द मुस्लिम लॉ, मुस्लिम वाइफ मस्ट प्रोवाइडेड मेंटेनेंस ओनली फॉर द पीरियड ऑफ इद्दत, नॉट बियॉन्ड। लेकिन मुस्लिम लॉ में जो बात करी गई है कि मेंटेनेंस कब दिया जाएगा, ओनली इद्दत पीरियड में दिया जाएगा, उसके बाद नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो सेक्शन 125 सीआरपीसी है वो एक्सटेंड करता है इस प्रोविजन को कि मेंटेनेंस जो है वो तब तक दिया जाएगा वाइफ को जब तक वो दोबारा से शादी नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये केस आपका मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम का केस है, 1985 का केस है, जो कि काफी पुराना है, कई बार हमने डिस्कस किया है। सेकुलर हमने यूसीसी जब डिस्कस किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो भी ये केस जो है वो डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन इसको हम कल करेंगे। तो सिंपल सा है कि जो मुस्लिम लॉ है उसमें इद्दत पीरियड के दौरान ही मेंटेनेंस की बात करी जाती है, लेकिन सेक्शन 125 सीआरपीसी में जो है वो आपकी इस मेंटेनेंस के प्रोविजन को एक्सटेंड किया गया, राइट टू मेंटेनेंस को तब तक दिया है, मतलब जब तक मेंटेनेंस दिया जा सकता है जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती, ठीक है। तो ये केस है आफ्टर, ठीक है। और उसके बाद ये एक्ट हम कल करेंगे, डेनियल लतीफी और मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, डॉन मेहर, ठीक है, ये सब हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और बाकी पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू ममता जी, सबको थैंक यू।